अब ये बता दीजिए, ये कट थ्रोट कंपटीशन इसको कहते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा, यहां पहुंच गया क्या चुनाव? और क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को लाभ मिला, आजमाया हुआ फॉर्मूला, तो चलिए देश में लागू कर देते हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में लाभ मिला, तो चलिए पूरे देश में लागू कर देते हैं। आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन बीआरएस को नुकसान हो गया। यानी लाभार्थियों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, और लाभार्थियों में भी आप बिल्कुल निम्न मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग को आप देते रहे लाभ, और मिडिल क्लास को आप हटा दें तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात है कि अभी हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन गारंटियां का तो अपना अलग वोट शास्त्र है। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स और गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि 60 करोड़ तो लाभार्थी हो नहीं सकते। अगर 60 करोड़ में से माना जाए कि 30-35 करोड़ भी वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो बीजेपी तो कभी चुनाव हार ही नहीं सकती। और वोटर भी डिमांडिंग होता जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों की भी बहुत सारी शिकायतें आई हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर से एक इंडिया टुडे में एक बड़ी रिपोर्ट भी छपी थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा मिलता है उतने में वो घर नहीं बन सकता आज की तारीख में, ये बात भी है। और जो लोग वोट दे चुके, मतलब घर मिला, शौचालय मिला, या गैस सिलेंडर मिला, वो वोट दे चुके, विधानसभा में दे चुके, एक बार लोकसभा में दे चुके। अब वो कह रहे हैं कुछ और दो तो वोट दें। इसीलिए तो कांग्रेस उस एक कुछ और में कूद गई। हाँ, कुछ और में कूद गई। और दूसरा, बीजेपी बहुत स्मार्ट पार्टी है, उनको लाभार्थियों से वोट वसूली करना आता है। वो साल भर उनके संपर्क में रहते हैं, प्रधानमंत्री वीसी करते रहते हैं। उनका बूथ का जो कार्यकर्ता है उसके पास लिस्ट होती है कि उसके बूथ में जितने वोटर हैं उसमें लाभार्थी कितने हैं, किस लाभार्थी को किस योजना के अंदर कितना लाभ मिला है, वो संपर्क में रहते हैं। जैसे केवाईसी होता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चक्कर में केवाईवी हो जाता है, नो योर वोटर, तो पूरी सूची रहती है। और अब केंद्र का लाभार्थी और राज्य का लाभार्थी, ये भी आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। और इसमें भी अब राजस्थान में दिलचस्प हुआ था, अशोक गहलोत ने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा 450 में देंगे, बीजेपी ने कहा 450 में। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र संशोधित कर दिया, नया घोषणा पत्र निकाला, उसमें कह दिया 400 में देंगे। तो विजय, इस कट थ्रोट कंपटीशन में, अब छोड़ दीजिए पीछे का चुनाव, अगर मैं छोड़ दूं तो इस कट थ्रोट कंपटीशन में अभी 24 के चौसर पर कौन भारी, कौन 21? देखिए, अब रेवड़ी का नया नाम गारंटी है, और गारंटियां अलग अलग सभी दे रहे हैं। राहुल गांधी की गारंटियां हैं, नरेंद्र मोदी की गारंटियां हैं, नरेंद्र मोदी की ट्राइड एंड टेस्टेड गारंटियां हैं, और पहले से वोटर उनका लाभ उठाता रहा है। लेकिन फिर वही दिक्कत कि लाभ उठाया है और वोटर भी डिमांडिंग हो गया है। पॉलिटिकल पार्टियां, नेता जब घर बड़े हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, तो वोटर क्यों डिमांड नहीं करेगा? ये 5 से 10 पर जो आ गए, इसका कांग्रेस को एज मिलेगा क्या 2024 में? किसका? 5 से जो 10 किलो राशन हो गया, नौकरी भी दे ही रहे, इसका कुछ एज मिलता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को? देखिए, बहुत देर बाद दिया गया ये घोषणा है। मुझे लगता है कि घोषणा पत्र में शामिल हो जाता तो उसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। और दूसरा, प्रोफेसर मेहतरा की बहस में मैं भी शामिल था परसों, जो वो कह रहे थे कि अंडे देने चाहिए इसकी जगह। तो अब ये जफर इस्लाम साहब से पूछ लीजिए, क्या बीजेपी अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकार है वो अंडे देने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या मिड डे मील में अंडा दिया जाए? तो अभय दुबे देर कर दी क्या हुजूर आते आते? अगर वेलफेयर स्कीम भी है, मैं आपकी बात भी मान लूं। नहीं, सवाल देर का है ही नहीं, लागू तो चुनाव के बाद ही इंडिया गठबंधन दल सरकार बनते ही उसको लागू कर देगा। और ऐसा नहीं, एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है। हमने 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, 80 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, 14 करोड़ लोगों को काम चाहने वाले मनरेगा का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का। तो एक क्रेडिबिलिटी हमारी है कि जो हम कहते हैं वो 100% लागू करते हैं। और इसके पीछे की जो इकोनॉमिक्स है, वो चिदम्बरम साहब उसको पूरी तरह, पहले कोई भी स्कीम लॉन्च करने के पहले एक अच्छा अध्ययन हमारे यहाँ होता है। हम ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री की तरह, जो अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब ये जो कह रहे थे विजय जी, 1,20,000 रुपए देते हैं मकान बनाने के। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे एक उदाहरण देश में दे दीजिए
क्या ईंट का भाव हो गया, क्या रेती का भाव हो गया, क्या सरिये का भाव हो गया, कल्पना तो कीजिए। मतलब एक आदमी 8,000 10,000 करोड़ रुपए का घर बना रहा है दोस्त साहब का, और गरीब को कह रहे 1,20,000 रुपए में क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने प्रॉमिस किया है कि 2.5 लाख आपने इसी तरह की एक योजना 2019 में भी इंट्रोड्यूस की थी, किसानों को न्याय की 72,000 करोड़ 72,000 रुपए सालाना, आपने ये इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। बीजेपी तो मात्र 6,000 रुपए सालाना दे रही थी, लेकिन भरोसा बीजेपी पर कर लिया लोगों ने। नहीं ठीक है, तो राज्यों में किया, जैसे कर्नाटका में किया तो हमने करके बता दिया। हमने कर्नाटका में करके बताया, हिमाचल प्रदेश में अभी प्रारंभ कर दिया, मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुके थे। सरकार चोरी कर ली इन्होंने और वो स्कीम को रोक दिया हमारी। तो हमने जो किया है आज तक वो हू बहू करके दिखाया, और कोई अर्थव्यवस्था पर उसका एडवर्स इंपैक्ट नहीं है। जो मोदी जी ने किया है उससे अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हमारे एमएसएमई कोलैप्स हो गया, मैंने शुरुआत में बताया था, गया पूरा बैकबोन। अब शुरुआत में बताया था मैंने कर्नाटक पर कर्ज की भी स्थिति क्या है। अब जफर इस्लाम, क्या मैं ये मान लूं कि विकास, G20, गगनयान, चंद्रयान सब परे, और ये जो कैश हाथ में जाने वाला सुख वोटर को मिलता है, इसके बदले वो वोट देता है, ये सत्य है सियासत का? देखिए, आपकी बातों का जवाब भी दूंगा, लेकिन एक बार वो मोदी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं अभय दुबे जी, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि जब 2004 से 2014 तक सरकार थी उनकी, तो इकोनॉमी के बारे में जो स्ट्रांग इकोनॉमी 2004 में उनके हाथों में दी थी, किसी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए। और 2014 में फ्रेजाइल इकोनॉमी, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी भी थे। और ये भी बता देना चाहता हूं कि 11वें स्थान पे थी, और 2014 में 11वें स्थान, 10 साल में भी स्थान चेंज नहीं हुआ। अब मजबूत इकोनॉमी है, 2014 से लेकर अभी तक में 11वें स्थान से 5वें स्थान, और 2027 तक ये 3रे स्थान में होगी। अब एक नागरिक समझ सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन लच्छन लगा रहा है और कौन सच्चाई से, ईमानदारी से देश को आगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके आगे बढ़ा रहा है। मैं एकदम दर्शकों के विवेक पर छोड़ती हूँ, लेकिन अर्थव्यवस्था को मैं कहती हूँ जफर इस्लाम, इस प्रोग्राम में कई बार कहती हूं कि अगर 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनी तो ये गौरव का विषय है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में जॉब क्रिएशन नहीं होना चिंता का भी विषय है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।